नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर स्टूडेंट्स के पार्ट 13 में आपका स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो हैं मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम की मान्यताएं, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होने के कारण और मांग के नियम के अपवाद। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड क्या है। अब आप पहले पढ़ चुके हैं मांग अनुसूची या तालिका और मांग वक्र में भी। उनमें क्या चीज़ दिखाई गई है? कीमत और मांगी गई मात्रा का संबंध। और यह संबंध कैसा है? यह संबंध है ऋणात्मक। अब जैसे आपके सामने दिया गया है, यदि वस्तु की कीमत 10 रुपया है तो मांगी गई मात्रा 20 इकाइयाँ हैं। यदि वस्तु की कीमत 20 रुपया है तो मांगी गई मात्रा 10 इकाइयाँ हैं। अर्थात इनमें उल्टा रिलेशन है, विपरीत रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो यही मांग का नियम भी है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो हम उस वस्तु की मांग अधिक करते हैं, और जब कीमत अधिक होती है तो हम मांग कम करते हैं। लेकिन यह स्थिति केवल सामान्य वस्तुएं, जिन्हें हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं, के विषय से ही संबंधित हैं। तो मांग का नियम क्या है? इसका आंसर, मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी निश्चित समय में वस्तु की कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है तथा वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है। अब इस नियम में एक बात आई, अन्य बातें समान रहने पर। अब ये अन्य बातें क्या हैं? आपने मांग के नियम में पढ़ा कि कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी, कीमत ज़्यादा होगी तो मांग कम होगी। लेकिन मांग केवल कीमत के ऊपर ही निर्भर नहीं करती, अर्थात मांग कीमत से ही निर्धारित नहीं होती। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जैसे उपभोक्ता की आय है, यदि आय में वृद्धि हो जाए और अत्यधिक वृद्धि हो जाए तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी आप ज़्यादा मांग करोगे, तो मांग का नियम वहाँ पर लागू नहीं होता। वैसे ही यदि संबंधित वस्तुओं की कीमत हमारे पास दी है और एक वस्तु की कीमत की तुलना में यदि दूसरी वस्तु की कीमत कम हो जाए तो हम समान कीमत पर भी पहली वस्तु की कम मांग करेंगे। फिर रुचि है, फैशन है। यदि आपकी रुचि किसी वस्तु को खरीदने में है तो आप ज़्यादा कीमत पर भी उस वस्तु की अधिक मांग करेंगे। और संभावनाएं हैं, भविष्य से संबंधित कीमतें हैं। यदि आपको लगता है कि भविष्य में कीमत बढ़ेगी तो आप वर्तमान में ज़्यादा डिमांड करते हो, और यदि आपको लगता है भविष्य में कीमतें कम होंगी तो आप वर्तमान में कम डिमांड करते हो। तो ये सब वो अन्य बातें हैं जिन्हें हम समान मान लेते हैं, अर्थात इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तभी मांग का नियम लागू होता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, मांग के नियम की मान्यताओं का वर्णन करो। तो मांग के नियम की मान्यताएं, नंबर 1, वस्तुएं सामान्य होनी चाहिए। नंबर 2, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 3, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 4, उपभोक्ता की रुचि व प्राथमिकता में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और नंबर 5, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मांग के नियम के लागू होने के कारणों का वर्णन करो, या मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक दाईं ओर झुका हुआ क्यों होता है। यह देखा गया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत आती है, तो आपने पूरा ध्यान देना है। हमने पढ़ा कि मांग में हम किसके संबंध की व्याख्या करते हैं? कीमत और मांगी गई मात्रा। कीमत कम, मांग ज़्यादा, कीमत ज़्यादा, मांग कम, ऋणात्मक संबंध। तो मांग वक्र का ढलान
तभी ऋणात्मक होता है, क्योंकि कीमत और मांगी गई मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हमने करने हैं, आपने ध्यान देना है कि उन पॉइंट्स को आपने कीमत और मांगी गई मात्रा में ही रिलेट करना है। अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है घटती या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। अब आप पहले ही पढ़ चुके हैं घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अंतर्गत कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है, आपके लिए कम उपयोगी है। तो यदि आपको कहा जाए कि आप उस वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदें, तो पहली बात तो है आप खरीदेंगे नहीं, और यदि आपने खरीदनी है तो आप कहेंगे कीमत कम करो। तो कीमत के कम होने पर ही आप अधिक मात्रा खरीदोगे और कीमत के अधिक होने पर आप कम मात्रा खरीदोगे, अर्थात कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध हो गया। और मांग वक्र का ढलान कैसा हुआ? ऋणात्मक। दूसरा पॉइंट है आय प्रभाव। मान लीजिए आपकी आय बढ़ेगी तो आप क्या करोगे? आप किसी वस्तु की ज़्यादा मांग करोगे। मगर हमारा पॉइंट है मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, और आय प्रभाव में भी हमने किसको कोरिलेट करना है? कीमत को और मांगी गई मात्रा को। तो अब देखिए, मान लीजिए पहले किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया थी और आप उस वस्तु की 1 इकाई खरीद पा रहे थे, और कीमत धीरे धीरे कम होते हुए वस्तु की कीमत 50 रुपये रह गई। तो पहले आप कितने रुपए दे रहे थे? 100 रुपीज़। अब कितने दे रहे हैं? 50 रुपये। तो 50 रुपया क्या हो गया? आपकी बचत हो गई, आपकी आय हो गई। तो यही वो वास्तविक आय है। अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो आपकी वास्तविक आय बढ़ जाती है, जिस कारण आप उसकी मांग भी अधिक करोगे। अब आप 50 रुपये कीमत होने पर 2 इकाइयाँ उस वस्तु की खरीद रहे हैं, और वस्तु की कीमत बढ़ने पर आपकी वास्तविक आय कम हो जाएगी, तो आप कम मांग करोगे। अर्थात कीमत के कम होने पर ज़्यादा मांग, कीमत के ज़्यादा होने पर कम मांग, ऋणात्मक संबंध। मांग वक्र का ढलान कैसा? ऋणात्मक। अब थर्ड पॉइंट है प्रतिस्थापन प्रभाव। अब हम प्रतिस्थापन वस्तुओं के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम उससे संबंधित वस्तु, जिसको हम उसकी जगह प्रयोग में ला सकते हैं, उसकी अधिक मांग करेंगे। इसका अभिप्राय यह है कि जिस वस्तु की कीमत बढ़ी है उसकी कम मांग करेंगे। अर्थात कीमत ज़्यादा, मांग कम, कीमत कम, मांग ज़्यादा। कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध। मांग वक्र का ढलान कैसा? ऋणात्मक। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता समूह का आकार। तो इसमें जनसंख्या बढ़ने पर अधिक मांग करेंगे, ऐसा नहीं होगा। किसके साथ कोरिलेट करना है? कीमत और मांग को आपस में। तो जब किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो उस वस्तु के ज़्यादा उपभोक्ता हो जाएंगे। कहने का अर्थ है कि जो उपभोक्ता पहले उस वस्तु को नहीं खरीद रहे थे, वो भी कीमत के कम होने पर उस वस्तु को खरीदेंगे, ज़्यादा मांग होगी। और यदि कीमत बढ़ जाए तो जो उपभोक्ता पहले खरीद रहे थे वो भी नहीं खरीदेंगे, उपभोक्ता समूह का आकार छोटा हो जाएगा, तो मांग भी क्या होगी? कम। अर्थात कम कीमत, ज़्यादा मांग, ज़्यादा कीमत, कम मांग। संबंध कैसा? कीमत और मांग में ऋणात्मक। और मांग वक्र का ढलान कैसा? ऋणात्मक। अब नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न उपयोग। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके कई सारे उपयोग होते हैं। जैसे दूध है, दूध से आप दही बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो जब दूध की कीमत कम होगी तो आप उसके कई सारे प्रयोग करेंगे। जैसे दही भी बनाएंगे, घी भी बनाएंगे, पनीर भी बनाएंगे। तो क्या करेंगे आप? दूध की ज़्यादा मांग करेंगे। और यदि कीमत दूध की बढ़ जाए तो तब तो आप उसका यूज़ हो सकता है चाय बनाने के लिए ही करें,
कोई घी नहीं, कोई दही नहीं, क्योंकि कीमत ज़्यादा है। तो बात वही, कम कीमत मांग ज़्यादा, ज़्यादा कीमत मांग कम। कीमत और मांग में कैसा संबंध? ऋणात्मक। और मांग वक्र का ढलान कैसा? ऋणात्मक। इस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय वही बात आपने ध्यान में रखनी है कि जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें कीमत और मांग का ऋणात्मक संबंध सामने आए। तो अब हम इसका आंसर करते हैं। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होने के कारण। फर्स्ट, घटती या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, तब प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। अतः कम उपयोगिता होने पर वह वस्तु की अधिक मात्रा तभी खरीदेगा जब वस्तु की कीमत कम होगी। नंबर 2, आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है तथा वह वस्तु की अधिक मांग करता है। इसी प्रकार वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में कमी होने के कारण कम मांग की जाती है। इसे ही आय प्रभाव कहते हैं तथा इस आय प्रभाव के कारण भी मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। थर्ड पॉइंट, प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पहली वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण संबंधित दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, अर्थात पहली वस्तु की मांग कम हो जाती है, जिस कारण मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। उदाहरण, चाय तथा कॉफ़ी। उपभोक्ता समूह का आकार, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो अन्य उपभोक्ता भी उस वस्तु को खरीदना प्रारंभ कर देते हैं, जिस कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ताओं में कमी आने से मांग भी कम हो जाती है। विभिन्न उपयोग, डिफरेंट यूजेस। कई वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं, जैसे दूध का उपयोग दही, मक्खन, घी, पनीर आदि बनाने में किया जा सकता है। अतः दूध की कीमत कम होने पर दूध की मांग बढ़ेगी, क्योंकि इसका वैकल्पिक उपयोग भी बढ़ेगा तथा दूध की कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन, मांग के नियम के अपवादों का वर्णन करो। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब मांग के नियम के अपवाद क्या हुए? जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता, ऐसी परिस्थितियां, चाहे मांग की मान्यताएं वैसी की वैसी क्यों ना हो, ऐसे में मांग वक्र का ढलान धनात्मक होता है। तो अब कारण, पहला कारण अज्ञानता। अज्ञानता के कारण हम कम कीमत पर कम और अधिक कीमत पर अधिक मात्रा खरीदते हैं, और अधिकतर ऐसा ही होता है। कई बार किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो हम उसे कम महत्वपूर्ण समझते हैं। हम समझते हैं कि उस वस्तु की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है, तो हम कम कीमत पर उसकी मांग भी कम ही करते हैं, जबकि हो सकता है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो। इसी प्रकार किसी वस्तु की जब कीमत अधिक होती है तो हमें लगता है वह वस्तु बहुत अच्छी है, तो हम उसकी अधिक मांग करते हैं। तो यहाँ पर फिर मांग का नियम लागू नहीं होता। दूसरा, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। इसको हम वेबलन गुड्स भी कहते हैं, क्योंकि मांग के नियम के अपवाद के रूप में वेबलन ने सर्वप्रथम इन वस्तुओं की व्याख्या की। अब प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कौन सी? जैसे हीरे, जवाहरात आदि। तो इनकी मांग तभी ज़्यादा करेंगे जब इनकी कीमत भी ज़्यादा होगी, शो ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। और फिर है गिफन वस्तुएं, गिफन गुड्स। इन गुड्स को भी गिफन नामक व्यक्ति के कारण ही गिफन गुड्स कहा जाता है।
वास्तव में काफ़ी निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। इनका कीमत प्रभाव धनात्मक, अर्थात कीमत के कम होने पर मांग भी कम और कीमत के ज़्यादा होने पर मांग भी ज़्यादा की जाती है। साथ ही साथ आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अर्थात आय कम मांग ज़्यादा, आय ज़्यादा मांग कम। तो अब हम इसके आंसर को इस तरह से लिखेंगे, मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद से अभिप्राय उन विषम परिस्थितियों से है जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता, चाहे मांग के नियम की मान्यताएं भी यथावत रहें। कारण नंबर 1, अज्ञानता, इग्नोरेंस। कई बार उपभोक्ता अज्ञानता के कारण वस्तु की कीमत कम होने पर कम महत्वपूर्ण समझता है, जिस कारण वस्तु की मांग भी कम करता है। इसी प्रकार वस्तु की कीमत अधिक होने पर उसे अधिक महत्वपूर्ण मानकर अधिक मांग करता है। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जैसे हीरे, जवाहरात आदि की अधिक मांग तभी होती है क्योंकि इनकी कीमत भी अधिक होती है। नंबर 3, गिफन वस्तुएं, गिफन गुड्स। गिफन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका कीमत प्रभाव धनात्मक तथा आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। ये अधिकतर निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, अतः इन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। तो इसके साथ हमारे आज के क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक बाय।